ठीक है, बीच में अगर कोई भी डाउट होगा तो अनम्यूट करके ठीक है मेरे को वहीं पे रोक देना। तो यहाँ पे देखो अराइवल ऑफ द यूरोपियंस हम स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक लेक्चर 3 रहेगा मॉडर्न इंडिया का, जिसमें मैंने बात करी कि ये सिर्फ आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है, PDETF, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स एंड फ्रेंच, ये यूरोपियंस इंडिया में आए थे। अब देखो यूरोपियंस का इंडिया में आने के पीछे क्या रीजन था। अब देखो यहाँ पे रीजंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, अगर यहाँ पे मैं बात करूं 14th सेंचुरी की, 14th सेंचुरी में यूरोप में एक सिस्टम एग्जिस्ट करता था, जो सिस्टम था जिसको बोला जाता था फ्यूडल सिस्टम, और जिसका नाम आपने सुना होगा फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म मीन्स यहाँ पे क्या होता था, एक फ्यूडलिज्म में क्या होता था, एक आपके पास रिलेशनशिप होता था। ये रिलेशनशिप जो मेंटेन किया जाता था, ये रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता था थ्रू लैंड के थ्रू। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे ऊपर जो होगा, एक अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास सबसे ऊपर होता था किंग। जो किंग क्या होता था, ऑनर ऑफ द लैंड, जो लैंड का ऑनर होता था। अब ये क्या करता था, अपनी तरफ से लैंड दे देगा किसी अपने नोबल्स को। ठीक है, अब नोबल्स को जब इसने यहाँ पे लैंड जो ग्रांट करी, तो नोबल्स क्या करते थे, इसके रिटर्न में इसको क्या करते थे, मिलिट्री सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते थे। राइट, अब नोबल्स भी आगे क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी लैंड जो है, मतलब अपने अंडर जो नोबल्स को किंग ने लैंड ग्रांट करी, वो आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिनसे क्या लेंगे, ये सर्विसेज लेंगे। और लास्ट में आपके पास क्या आता था, यहाँ पे आता था आपके पास सर्व्स और पीजेंट्स, जो क्या करते थे, अपनी लाइवलीहुड के लिए डिपेंड होते थे अपने ऑनर पे। ठीक है, कि मतलब देखो नोबल्स ने यहाँ पे लैंड दे दी। अब मेरे को ये ध्यान नहीं आ रहा कि इस टर्म को, यहाँ पे एक टर्म आती थी जिसको क्या बोला जाता था, अभी मैं वो स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास ग्रुप होता था, इनके अंडर आते थे ये सर्व्स और पीजेंट्स, जिनको ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, इनके घर पे काम करना, इनके खेतों पे काम करना। राइट, और देखो अब अल्टीमेटली देखो क्या होता था इस सिस्टम में, सर्वडाउन सिस्टम में, किंग जो ऑर्डर करेगा, किसको ऑर्डर करेगा, अपने नोबल्स को। नोबल्स किसको करेगा, जिसको इसने लैंड ग्रांट करी है। फिर ये किसको करेंगे, अपने पीजेंट्स को, अपने सर्व्स को, जो इनके अंडर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो काइंड ऑफ एक सर्फ डॉम सिस्टम भी यहाँ पे क्या हो चुका था, एस्टेब्लिश था। फिर धीरे धीरे जब यहाँ पे देखो रेनेसा आई, यूरोप में आया रेनेसा, ये आप पढ़ते हो वर्ल्ड हिस्ट्री में। साथ में यहाँ पे आया आपके पास रेनेसा के साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो पहले देखो जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, रेनेसा आया, इससे पहले क्या था, यूरोप में जो आपके पास इकोनॉमी थी वो विलेज बेस्ड इकोनॉमी थी। अब यहाँ पे क्या आ चुका, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, रेनेसा आया, तो यहाँ पे मर्चेंट कैपिटलिज्म आ गया। मर्चेंट कैपिटलिज्म समझते हो कि यहाँ पे मर्चेंट थे जो ज्यादा प्रॉफिट जो थे ट्रेड कर रहे थे, प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। तो अल्टीमेटली फिर उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कैपिटलिज्म, दैट मींस अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया इकोनॉमी पे। तो जिसकी वजह से अब इन्होंने स्टार्ट किया मर्चेंट कैपिटलिज्म के थ्रू, दैट मींस अब यूरोपियन नेशन जो थी उन्होंने अब क्या करना स्टार्ट किया, थ्रू आउट द वर्ल्ड अपनी कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर दिया। कॉलोनीज बनाना का मतलब कि यहाँ पे ये क्या करना चाहते थे, इन कॉलोनीज पे अपना ट्रेड कर रहे थे, और जिससे ये क्या कर रहे थे, अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। तो इंडिया भी एक मतलब एक कॉलोनी बनी इन यूरोपियन नेशंस की। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो यूएस से भी एक कॉलोनी रह चुकी है, फ्रांस की और आपके पास ब्रिटेन की। राइट,
तो ऐसे ऐसे ही इन्होंने फिर क्या किया, मर्चेंट कैपिटलिज्म के थ्रू कॉलोनीज बनाना स्टार्ट किया। तो अल्टीमेटली अब इंडिया में भी यूरोपियंस का अराइवल होगा। तो सबसे पहले जो आएंगे पोर्तुगीज आएंगे, ठीक है। तो अब इसकी बात आ जाती है, तो अब बात करते हैं पोर्तुगीज की। अब ये थे पोर्तुगीज जो थे, फर्स्ट वन थे जो अराइव किए थे इंडिया में, ठीक है। जिन्होंने अराइव किया था यूरोपियंस थे, जिन्होंने अराइव किया था इंडिया में, एंड लास्ट थे जिन्होंने लीव किया था इंडिया को, जो सबसे लास्ट में इंडिया छोड़ के गए थे। तो ये बात भी याद रखना। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये हम बात कर रहे हैं 14th सेंचुरी एडी की, अभी मैं बात कर रहा हूँ 14th सेंचुरी की, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्तुगीज के एक प्रिंस थे जिनका नाम था हेनरी। ये भाई साहब बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड थे, मतलब ये चाहते थे कि कैसे ना कैसे जो है हम एक सी रूट, क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसा सी रूट नहीं था कि जिसके थ्रू, क्योंकि उस टाइम पे देखो मेनली जो ट्रेड किया जाता था सी रूट के थ्रू किया जाता था, एरोप्लेन थे नहीं, तो अल्टीमेटली जो ट्रेड जो होता था सी रूट के थ्रू होता था। तो प्रिंस हेनरी जो थे ये चाहते थे कि कैसे ना कैसे हम यहाँ पे फाइंड करें सी रूट, जिसके थ्रू हम क्या कर सके, इंडियन ओशियन में रीच कर सके और इंडिया तक रीच कर सके और इंडिया को अपनी कॉलोनी बना सके और इंडिया में ट्रेड कर सके। तो प्रिंस हेनरी भाई साहब थे, बट हुआ क्या, अल्टीमेटली जब ये फाइंड आउट हुआ तो इनकी डेथ हो चुकी थी। तो देखो अब ये मतलब इतने ऑब्सेस्ड थे कि ये सी रूट फाइंड करना चाहते थे अपनी, मतलब ये हर किसी से मिलते थे तो यही बात करते, तो इनको एक छोटा नाम दे दिया गया था। तो इनको नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो कॉल्ड नेविगेटर। तो ये बात भी याद रखना, राइट। इसके बाद अब बात करते हैं 1487 की। अब 1487 में एक पुर्तगीज मर्चेंट आएगा जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। अब ये बार्थोलोम्यू डियाज जो थे ये 1487 की बात कर रहे हैं। अब ये भाई साहब निकल जाएंगे यूरोप से अफ्रीका की तरफ, और अफ्रीका का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था, मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है उसके सदर्न मोस्ट पॉइंट पे जो है वो रीच कर जाएंगे। अब सदर्न मोस्ट पॉइंट पे जैसे वो रीच करेंगे, अब इनको यहाँ पे ये क्या फाउंड करेंगे कि इस पॉइंट से अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे मूव करेंगे ईस्ट की तरफ तो हम यहाँ पे रीच कर सकते हैं इंडियन ओशियन पे। तो इसने ये फाउंड किया। तो अब देखो इसने जब सदर्न मोस्ट पॉइंट पे रीच किया और जहां से इसको मतलब इसने फाइंड आउट कर लिया सी रूट की जिससे हम इंडिया में रीच कर सकते हैं, तो यहाँ पे अब इसको दैट मीन्स इसने इसको क्या नाम दे दिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, इसको इसने नाम दे दिया केप ऑफ स्टॉर्म्स। सबसे पहले इसको नाम दिया गया केप ऑफ स्टॉर्म्स, बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, केप ऑफ गुड होप। फिर पुर्तगीज ने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। एक ही दो ही जी है ओ आएंगे, ठीक है। तो इसका नाम कर दिया गया केप ऑफ गुड होप। अब देखो यहां से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वो कौन से फर्स्ट यूरोपियन थे जो रीच करके थे इंडियन ओशियन में फ्रॉम द अटलांटिक ओशियन। तो वो थे आपके पास बार्थोलोम्यू डियाज, ये फर्स्ट यूरोपियन थे टू रीच इंडियन ओशियन फ्रॉम अटलांटिक ओशियन,
ठीक है, तो ये बात भी याद रखना। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ जी। तो ये याद रखना कि केप ऑफ स्टॉर्म्स पहले नाम दिया था, बाद में केप ऑफ गुड होप इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात भी पोर्तुगीज जो थे वो फर्स्ट अराइवल थे इंडिया के। हाँ, पुर्तगीज अराइव। सबसे पहले इंडिया में आए। हाँ जी। ठीक है, तो ये बात याद रखना। हाँ। अब चलो, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं, ये तो बात की हमने 1487 की, अब बात करते हैं 1498 की, जब इंडिया में वास्को डिगामा आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हाँ ना, जी। जब भी ये मतलब पुर्तगीज इंडिया में आए, जिसको हम बोलेंगे कि दैट मीन्स पुर्तगीज मिशन था इंडिया के लिए, तो उसको एक नाम दे दिया जाता है इंडिया अर्माडा। इंडिया। इंडिया अर्माडा दैट मीन्स एक वॉरशिप होती थी, या फिर फ्लीट ऑफ वॉरशिप जिसको हम बोलते हैं, कि एक ये क्या था, दिस वाज इंडिया अर्माडा, दैट मीन्स पुर्तगीज का नाम था फॉर पुर्तगीज मिशन, पुर्तगीज इंडिया मिशन। ठीक है, अच्छा जी। जिसको इंडिया अर्माडा के नाम से हम डेडिकेट करेंगे। तो फर्स्ट इंडिया अर्माडा जो थे, दैट मीन्स फर्स्ट पुर्तगीज इंडिया अर्माडा जो था, जिसको किसने हेड किया था, दैट मीन्स फर्स्ट इंडिया पुर्तगीज मिशन जो हेड किया था, वो किसने किया था, वास्को डिगामा ने किया था। राइट, तो अब ये भाई साहब कहां से हो गया है, केप ऑफ गुड होप से। जैसे इन्होंने केप ऑफ गुड होप को क्रॉस किया और एंटर कर गए इंडियन ओशियन में, जैसे इंडियन ओशियन में रीच करके एंटर करके, फिर ये जो है आके कहाँ पे अराइव करेंगे इन्होंने, दैट मीन्स ये जो अराइव जो किया इन्होंने कैलिकट में किया। और कैलिकट के जो उस टाइम पे रूलर थे, देखो कई टीचर बोलते हैं कि जेमोरिन जो था वो रूलर था, एक्चुअल में जेमोरिन किसको बोला जाता था, टाइटल, जैसे हम राजा बोलते हैं ना, राजा, उस टाइम पे जेमोरिन बोला जाता था रूलर को। तो उस रूलर अच्छा का जी। जो नाम था, उनका नाम था, हाँ, कैलिकट के रूलर का नाम था मन्ना विक्रम, ये याद रखना। ये कैलिकट के रूलर का नाम था, जेमोरिन का नाम था, जब वास्को डिगामा जो थे वो रीच किए थे इंडिया में। ठीक है, और इनको जो पायलट किया था, दैट मीन्स इनको जो इनके जो शिप के पायलट थे, वो एक गुजराती पायलट थे जिनका नाम था अब्दुल माजिद। ठीक है, तो ये भी याद रखना। इतना क्लियर हुआ, वास्को डिगामा सबसे पहले इंडिया में अराइव करता कहाँ पे, कैलिकट में। जेमोरिन, कैलिकट हाँ के जी। रूलर थे जेमोरिन थे उस टाइम पे, मन्ना विक्रमा, और इनको जो पायलट किया वो गुजराती पायलट थे अब्दुल माजिद। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो जैसे ये इंडिया में आए, अब देखो इनका जो पुर्तगीज का मेन पर्पस क्या था इंडिया में आने का। अब इनके मेनली दो पर्पस थे, एक तो ये क्या करना चाहते थे यहाँ पे, हमें पता है ट्रेड करना चाहते थे। सेकंड जो था इनका पर्पस था रिलीजियस पर्पस। रिलीजियस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये क्या चाहते थे, ये क्या चाहते थे, स्प्रेड करना चाहते थे किसको, क्रिश्चियनिटी को। ठीक है, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाहते थे। तो अब यहाँ पे देखो, अब जब ये इंडिया में आए तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, मतलब जो शिप ये लेके आए थे उसमें सारा ये सामान लेके गए, कार्गो लेके गए, और जो कार्गो ये इंडिया से लेके गए पुर्तगीज में वापस, फिर वापस जब पुर्तगीज में इन्होंने सोल्ड आउट किया, तो उस कार्गो की जो वैल्यू थी, दैट मीन्स वो किसके 60 टाइम्स थी द कॉस्ट ऑफ हिज फर्स्ट वॉयेज। मतलब जितना उसका आने में खर्चा हुआ था, जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ था आने और जाने में, उसका 60 टाइम्स ज्यादा था, जितना कार्गो ये लेके गया और इसने सोल्ड किया आगे मार्केट में, यूरोप में। तो उसमें देख लो इसने कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया, 60 टाइम्स प्रॉफिट अर्न किया। राइट, तो ये भी याद रखना। इतनी बात क्लियर हुई? साहिल, इतनी बात क्लियर हुई हाँ आपको? जी। हाँ जी। हाँ जी। चल, अब देखो, अब नेक्स्ट जो पुर्तगीज दैट मीन्स इंडिया अर्माडा को जो हेड करेंगे,
वो आएगा 1500 में पेड्रो एल्वारेज कैब्रल। ठीक है, अब ये भाई साहब सेकंड इंडिया आर्माडा को हेड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इनका जो मेन एम था, दैट मीन सेकंड इंडिया आर्माडा के जो हेड थे पेड्रो एल्वारेज कैब्रल, इनका मेन एम था कि इस बार मैं सिर्फ कार्गो लेके नहीं जाऊंगा, कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करूंगा इंडिया में। अब देखो यहाँ पे बात करें तो पुर्तगीज के अराइवल से पहले जो इंडिया में जो मार्केट को होल्ड कर रहे थे वो अरब मर्चेंट कर रहे थे, अरब मर्चेंट्स का कंट्रोल था। तो ये क्या चाहते थे कि हम जो है अरब मर्चेंट की मोनोपोली जो है इंडियन मार्केट में, उसको क्या करना है, एंड करना है, और अपनी मोनोपोली जो है वो एस्टेब्लिश करनी है। ये पुर्तगीज चाहते थे। ठीक है, तो अब ये इसका मेन एम जो था इंडिया में आने का, कि ये क्या करना चाहता था, एक ट्रीटी करना चाहता था। ट्रीटी किसके साथ? विद द जैमोरिन ऑफ कैलकटा, कैलिकट सॉरी, कैलिकट के जैमोरिन के साथ, दैट मीन्स रूलर के साथ, कि वो क्या कर दे, हमें परमिशन दे दे कि हम इंडिया में क्या कर लें, पोर्तुगीज फैक्ट्रीज जो है वो एस्टेब्लिश कर लें। तो ये परमिशन इन्होंने मांगी, राइट। तो यहाँ पे ये बात हुई। अब देखो जैसे ये इंडिया में आया, अब हमने क्या बोला कि इसका मेन पर्पस था कि ये क्या करना चाहता था, पुर्तगीज फैक्ट्रीज इंडिया में एस्टेब्लिश करना चाहता है, जिसके लिए कैलिकट के रूलर के साथ ये क्या करना चाहता, ट्रीटी साइन करना चाहता। बट इनसे पहले जो इंडियन मार्केट में जो मोनोपोली थी वो किसकी थी? अरब मर्चेंट्स की मोनोपोली थी, अरब मर्चेंट्स की मोनोपोली थी। तो अल्टीमेटली जब इसने यहाँ पे ट्राई किया कि पुर्तगीज फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की जाए, तो यहाँ पे जितने लोकल अरब मर्चेंट्स थे उनके साथ क्या हो गया, इसका कन्फ्लिक्ट हो गया। मतलब यहाँ पे अरब मर्चेंट्स को दिक्कत होगी और इनका कन्फ्लिक्ट हो गया पुर्तगीज के जो सेकंड इंडिया आर्माडा के हेड थे पेड्रो एल्वारेज कैब्रल के साथ। और इस कन्फ्लिक्ट में, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अरब मर्चेंट्स ने, ठीक है, जो पुर्तगीज की फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई कैलिकट में, उस पे इन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। किन्होंने किया? अरब मर्चेंट्स ने अटैक किया, जिसमें इन्होंने मोर देन 50 जो पुर्तगीज थे उनकी डेथ होगी। दैट मींस मोर देन 50 पुर्तगीज जो थे वर किल्ड इस कन्फ्लिक्ट में। किसने मारा? अरब मर्चेंट्स ने। अब ये भाई कैसे चुप बैठता? तो अब इस भाई साहब ने क्या किया, अब इस भाई साहब ने जो इंडियन ओशियन में अरब मर्चेंट्स की शिप थी उनको कैप्चर कर लिया। इसने 10 अरब मर्चेंट्स की शिप को क्या किया, कैप्चर किया। अब अरब मर्चेंट्स की शिप को कैप्चर किया, जिसकी वजह से अब इनका फिर से कंफ्लिक्ट हो गया, किसके साथ? अरब मर्चेंट्स के साथ। अल्टीमेटली इसने कैसे किया, अब जब इसने 10 अरब मर्चेंट शिप्स को इसने कैप्चर किया, तो उनसे जितना भी कार्गो था वो सारा लूट लिया, और बाद में क्या कर दिया, इन शिप्स को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी। चलो, अब इसके बाद थर्ड मिशन की बात करते हैं। अब जो थर्ड मिशन आया, हाँ जी, थर्ड पुर्तगीज मिशन जो था और इंडिया आर्माडा जो था, जिसको लीड कर रहे थे, वो किसने लीड किया था? जोआ डो डाओ सॉरी जोआ डा नोबा, राइट। तो ये थे, इनके बारे में ज्यादा नहीं हमें याद रखना। बट अब जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास, फोर्थ पुर्तगीज इंडियन मिशन। अब फोर्थ पुर्तगीज इंडियन मिशन जो था और इंडिया आर्माडा जो था, जो 1502 में आपको देखने को मिलेगा, जिसको हेड कर रहे थे अगेन वास्को डगामा। अब वास्को डिगामा, दैट मीन देखो, एक तो इन्होंने फर्स्ट पुर्तगीज इंडियन मिशन को हेड किया, फिर सेकंड जो किया था इन्होंने, फोर्थ इंडियन मिशन को इन्होंने हेड किया था। तो यहाँ पे देखो 1502 में जब ये आए, उसके बाद इन्होंने का भी मेन पर्पस था कि इन्होंने पुर्तगीज फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी। तो 1503 में क्या हुआ था, फर्स्ट
पोर्तुगीज फैक्ट्री जो है वो क्या की गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी एट कोचीन में, तो ये याद रखना। और कोची में, तो कोची में फर्स्ट पुर्तगीज फैक्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश की गई, ठीक है। इसके बाद 1505 में सेकंड फैक्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश की गई एट कनानौर। सेकंड पुर्तगीज फैक्ट्री कहां पे एस्टेब्लिश करी गई, कनानौर में, और वीकेंड से जिसको आज की डेट में आप कन्नौर के नाम से जानते हो, राइट। किन्नौर की कन्नौर सर, कनानौर, अच्छा ये साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब एक टर्म याद हाँ जी, रखना, एक टर्म यहाँ पे यूज की गई, फिटोरियाज, ठीक है। अब ये हाँ जी, फिटोरियस टर्म जो यूज करी गई, ये पुर्तगीज ट्रेडिंग पॉइंट्स के लिए बोला गया। जो भी पुर्तगीज के ट्रेडिंग पॉइंट्स थे उनको बोला गया पुर्तगीज ट्रेडिंग पॉइंट्स के लिए जो है उनको क्या बोला गया यहाँ पे, फिटोरियाज, ठीक है। और वीकेंड से हाँ ट्रेडिंग जी, पॉइंट्स भी बोल सकते हो, इसको आप फैक्ट्रीज भी बोल सकते हो, अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, जो पुर्तगीज के ट्रेडिंग पॉइंट्स थे और फैक्ट्रीज थी उनको बोला गया फिटोरियाज। एंड एक आपके पास बोला गया अरमाडाज, अच्छा जी, एक टर्म आपके पास आएगी यहाँ पे अरमाडा। अरमाडा जो था, ये आपके पास देखो, ये जो पुर्तगीज ट्रेडिंग पॉइंट्स थे दैट मींस ये क्या थे, फोर्टिफाइड थे, मतलब यहाँ पे ना फोर्टिफिकेशन की हुई थी, इन्होंने अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट किया हुआ था फोर्ट्स बना के। बट अरमाडा क्या थे, दीज वर अनफोर्टिफाइड, ठीक है। अनफोर्टिफाइड ट्रेडिंग पॉइंट्स थे। और वी कैन से जो फैक्ट्रीज इन्होंने फोर्टिफाइड नहीं करी थी, जिसके सराउंडिंग में इन्होंने, अगर बात करें यहाँ पे फैक्ट्रीज के सराउंडिंग में इन्होंने फोर्ट्स नहीं बनाए थे, इसको क्या हो रहा है, क्यों नहीं चल रहा है ये, ठीक है। जब इन्होंने, दैट मीन्स कि यहाँ पे बात करें कि जो अनफोर्टिफाइड ट्रेडिंग पॉइंट्स थे और फैक्ट्रीज थी उनको इन्होंने क्या बोल दिया, अरमाडा। और अरमाडा को जो है ये सर्व करते थे एज अ बेस फॉर नेवल फ्लीट, मतलब यहाँ पे इन्होंने अपनी नेवी की शिप्स वगैरह रखी होती थी, वॉर शिप जो होती थी वहां पे ये इन्होंने नेवल फ्लीट जो रखी होती थी, तो वो दैट मीन्स अरमाडा जो था एज अ बेस होता था फॉर नेवल फ्लीट के लिए, तो ये बात भी याद रखना, ठीक है। बस देखो डिफरेंस क्या है, जो ये आपके पास फिटोरियस था, ये पुर्तगीज ट्रेडिंग पॉइंट थे, ये फोर्टिफिकेशन की हुई थी, दैट मीन्स कि अगर ये यहाँ पे फैक्ट्री है तो इसको चारों तरफ से इन्होंने सराउंड किया होगा, प्रोटेक्ट किया होगा, ठीक है। बट अरमाडा के केस में ये अनफोर्टिफाइड थी, ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर इसको एज अ बेस ऑफ नेवल फ्लीट जो है वो यूज किया जाता था। ये बात क्लियर। हाँ जी, क्लियर देखो सर, जैसे जैसे फिर इन्होंने, अब हमने फोर्टिफिकेशन की बात कर दी ना, अब फोर्टिफिकेशन की बात कर दी तो अल्टीमेटली अब मान लो कि ये फैक्ट्री है, इसके चारों तरफ इन्होंने फोर्टिफिकेशन कर दी, मतलब ये फोर्टिफाइड बना लिया, तो इस रीजन के अंडर अब ये मान लो कि ये जो रेडियस जो है, ये जो 8 मीटर का रेडियस हम मान के चलते कि इस रेडियस के अंडर, इस सर्कल के अंडर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की जाएगी, अब रूल्स एंड रेगुलेशन जो होंगे वो कौन करेगा, पुर्तगीज करेंगे, सारा कंट्रोल जो होगा वो पुर्तगीज का कंट्रोल होगा इस डायमीटर के अंडर और रेडियस के अंडर, ठीक है, जो इस सर्कल के अंडर जहां पे इन्होंने फोर्टिफिकेशन कर दिया, जहां पे इनकी फैक्ट्रीज है। तो अल्टीमेटली अब इसको यहां पे क्या नाम दे दिया गया, एस्टेडो डा इंडिया, एस्टेडो डा
इंडिया। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ, कि अब क्या हो चुका था, जैसे इन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट करी तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका था ऑफ द पोर्तुगीज स्टेट इन इंडिया। मतलब पोर्तुगीज ने अपना स्टेट जो है इन इंडिया में एस्टेब्लिश कर लिया। दैट मीन स्टेट का मतलब कि अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी खुद करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी खुद करेगी, सब कुछ इनके कंट्रोल में होगा। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे पोर्तुगीज का स्टेट इन इंडिया में फॉर्मेशन होगी तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक इनके स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा। अब इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जिसको यहाँ पे हम टाइटल देंगे वाइस रॉय। तो अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होगा कि हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। तो फर्स्ट वाइस रॉय जो थे वो थे फ्रांसिस्को। ये बात क्लियर हुई कि क्या बात कर रहा हूं मैं? हाँ जी, हाँ जी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये भाई साहब जो थे फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसरॉय थे इंडिया में, जिनको अपॉइंट किया गया फॉर 3 इयर्स टर्म के लिए। तो ये जो अपॉइंट हुए थे 1505 में जो है वो अपॉइंट किए गए थे, और इन्होंने मतलब रिटायर हुए थे, वैसे तो 8 में होना था बट लास्ट में हुए थे, तो 1509 में जाके ये रिटायर हुए। अब देखो यहां से देखो, या तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सेकंड आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से ऐसे वाइसरॉय थे जिन्होंने अडॉप्ट किया था ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। अब इस भाई साहब ने जैसे ये वाइसरॉय बने, ही अडॉप्टेड ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या बोल रहा था कि देखो मैंने क्या बोला कि पुर्तगीज जब इंडिया में आए तो उससे पहले अरब मर्चेंट्स का पूरा कंट्रोल था इंडियन ओशियन पे और इंडियन ट्रेड पे, मोनोपोली थी। अब इस भाई साहब ने क्या बोला कि ब्लू वाटर पॉलिसी के थ्रू अब क्या करेंगे, अटलांटिक ओशियन से जब हम इंडियन ओशियन में आ चुके हैं तो अब पूरे के पूरे इंडियन ओशियन में किसका कंट्रोल होना चाहिए, पोर्तुगीज का कंट्रोल होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो मर्चेंट्स हैं, अरब मर्चेंट्स हैं जो कंट्रोल करते हैं इंडियन ओशियन पे, हमें क्या करना है, उनके कंट्रोल को, उनकी मोनोपोली को एंड करना है। और इंडियन ओशियन पे अब किसका कंट्रोल होगा, वो पुर्तगीज का कंट्रोल होगा, जो आप जैसे मर्जी करो। दैट मीन्स इस ब्लू वाटर पॉलिसी के अंदर इसने जो मेन एम क्या था, ब्लू वाटर पॉलिसी के अंदर मेन एम क्या था कि हमें क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है नेवल सुपरमेसी ऑफ द ब्रिटिश, सॉरी नेवल सुपरमेसी ऑफ द पोर्तुगीज। कहां पे, ये बात याद रखना, इन दी इंडियन ओशन पे, राइट, तो ये बात याद रखना। अब इसी के साथ इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक अंजेडीवा फोर्ट जो है वो भी बिल्ड किया। अंजेडीवा फोर्ट ये कहां पे बिल्ड किया, अंजेडीवा आइलैंड पे। ठीक है, अंजेडीवा आइलैंड मिलेगा आपको, कहां पे मिलेगा ये आइलैंड, अरेबियन सी में मिलेगा। अरेबियन सी में गोवा के पास मिलेगा, ये आपको गोवा स्टेट में पड़ता है अंजेडीवा फोर्ट। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखो, अब यहाँ पे देखो एक क्या हुआ कि जब इसने ये अंजेडीवा फोर्ट जो बिल्ड किया ना, ये गोवा स्टेट में इसने बिल्ड किया, अंजेडीवा आइलैंड पे। अब ये जो अंजेडीवा आइलैंड था ये किसके बॉर्डर पे था, यहाँ पे एक स्टेट था जो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट था और एम्पायर था मुस्लिम, बीजापुर एम्पायर। मतलब बीजापुर में मुस्लिम डोमिनेट कर रहे थे, रूलर थे। एंड यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे बात करें, जस्ट अ सेकेंड, इसकी बैटरी, राइट। तो मुस्लिम बीजापुर फोर्ट था, सॉरी इसने जो अंजेडीवा आइलैंड जो इसने बिल्ड किया वो मुस्लिम बीजापुर रीजन था, उसके बॉर्डर पे लगता था। प्लस जो आपके पास विजयनगर,
एम्पायर था और विजयनगर स्टेट था, ठीक है, उसके बॉर्डर पे लगता था। अब विजयनगर जो था ये हिंदू एम्पायर था, हिंदू स्टेट था, और बीजापुर जो था ये आपके पास मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन था और मुस्लिम स्टेट था, ठीक है। दैट मीन्स अगर बात करें बीजापुर ये कर्नाटका वाले रीजन में आपको पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अब क्या हुआ, अब इनका कॉन्फ्लिक्ट किनके साथ स्टार्ट हो गया, सॉरी पुर्तगीज का कॉन्फ्लिक्ट जो है इनके साथ स्टार्ट हो गया। तो अब 1508 में क्या होगा, अब 1508 में जो पुर्तगीज की शिप थी, फ्लीट थी, फ्लीट समझ रहे हो या शिप जो समझ रहे हो, ठीक है, फ्लीट मतलब शिप जो थी, अब उस पे क्या कर दिया, इस फ्लीट पे, पुर्तगीज की फ्लीट पे अटैक कर दिया गया। अब अटैक किसने किया, यहां पे ज्वाइंट नेवल फोर्सेस थी, ज्वाइंट नेवल फोर्सेस थी किसकी, गुजरात सल्तनत की, उस टाइम पे जो गुजरात में मुस्लिम सल्तनत थी, एंड ममलूक इजिप्टियन की, ममलूक जो इजिप्ट से थे, इन्होंने मिलके, क्योंकि इजिप्टियन भी पहले यहाँ पे क्या कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, तो इन्होंने मिलके, मतलब ममलूक इजिप्टियंस ने मिलके गुजरात सल्तनत के साथ मिलके क्या किया, पुर्तगीज फ्लीट जो थी उस पे अटैक कर दिया। ये जो अटैक किया गया ये कहां पे हुआ, ये अटैक आपको देखने को मिलेंगे दो रीजन पे, चौल एंड दबौल में, DABUL एंड चौल, इन दो रीजन पे ये आपको अटैक देखने को मिलेंगे। अब जब ये अटैक हुए तो यहाँ पे देखो, अब ये जब ये अटैक हुए तो यहाँ पे इस बैटल ऑफ चौल में, ठीक है, ये दबूल जो पड़ेगा ये पड़ेगा बीजापुर में, ठीक है, ये बीजापुर कर्नाटका की बात कर रहे हैं। चौल जो पड़ेगा वो आपके पास पड़ेगा, आपके पास महाराष्ट्र में, ठीक है, ये आपके पास महाराष्ट्र में पड़ेगा। अब ये जो चौल का जो बैटल हुआ किसके बीच में, पुर्तगीज और ये जो ज्वाइंट नेवल फोर्सेस थी गुजरात एंड ममलूक के बीच में, इजिप्टियंस के बीच में, तो इस चौल के बैटल में क्या हुआ, जो आपके पास अल्मीडा का सन था उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अल्मीडा के बेटे की डेथ होगी, किसकी, कौन सी बैटल में, बैटल ऑफ चौल में। अब जैसे ही बैटल ऑफ चौल में अल्मीडा के बेटे की डेथ होगी, अब ये बहुत ही दुखी हुआ, इसके बाद ये आएगा बदला लेने के लिए। तो अब जैसे ये बदला लेने के लिए आया तो यहाँ पे आपको एक और बैटल देखने को मिलेगी जिस बैटल को बोला जाएगा बैटल ऑफ दियू, ठीक है। अब बैटल ऑफ दियू जिसमें अब अल्मीडा क्या करेगा, इन ज्वाइंट फोर्सेस को, जो ये ज्वाइंट डबल फोर्सेस थी, इनको क्या करेगा, डिफीट करेगा। और जैसे ही, अब ये बात याद रखना कि बैटल ऑफ दियू के बाद जैसे ही अल्मीडा ने ज्वाइंट डबल फोर्सेस ऑफ गुजरात सल्तनत एंड इजिप्टियन और ममलूक्स की जो ज्वाइंट डबल फोर्सेस थी, जैसे उसको डिफीट करेगा, और इस बैटल के बाद अब पुर्तगीज की सुपरमेसी जो है, पुर्तगीज की सुपरमेसी जो है ओवर इंडियन ओशियन, वो क्या हो जाएगी, एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट बनता है कि कौन से बैटल के बाद जो है पुर्तगीज ने अपनी सुपरमेसी एस्टेब्लिश कर ली थी इंडियन ओशियन पे, तो बैटल ऑफ दियू हुआ था जिसमें अल्मीडा ने डिफीट किया था ज्वाइंट नेवल फोर्सेस को। इतनी बात क्लियर, चलो इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट पुर्तगीज के वाइसरॉय थे अल्फोंसो डी एल्बुक्वर्क, जिनका टेन्योर रहा 1509 से 15 तक, ठीक है। अब देखो, अगर बात की जाए फर्स्ट वाइसरॉय, अभी हमने बात करी अल्मेडा की, बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस वाइसरॉय को कंसीडर किया जाता है द एक्चुअल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया, तो जो रियल फाउंडर है ऑफ
पोर्तुगीज पावर इन इंडिया, वो इन्हीं को कंसीडर किया जाता है। रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया, वो किसको कंसीडर किया जाता है? अल्फोंसो को कंसीडर किया जाता है, राइट। तो इस भाई साहब ने क्या किया था, अब याद रखना, अपना हेडक्वार्टर जो है वो एस्टेब्लिश किया था कोचीन में। कोचीन में अपना हेडक्वार्टर जो है वो सेटअप किया। और 1509 में इसी भाई साहब ने क्या किया था, कन्क्वायर किया था दीयू। दैट मीन्स दीयू को क्या कर लिया था, अब फुली अपने कंट्रोल पे ले लिया था। ठीक, किसने लिया था? अल्फोंसो ने लिया, राइट। और यहीं पे 1510 में इन्होंने क्या किया, गोवा को कैप्चर कर लिया फ्रॉम किससे? जो उस टाइम पे बीजापुर सल्तनत के अंडर था, बीजापुर जो कर्नाटका में पड़ा, ठीक है। तो गोवा को कैप्चर किया था फ्रॉम बीजापुर से, तो ये बात भी याद रखना, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब देखो एक और बात, जब स्टार्टिंग में हमने बात करी कि पुर्तगीज का दो मेन पर्पस थे, एक तो ट्रेड करना, सेकंड अपने रिलीजन को स्प्रेड करना था, राइट। जी। तो यहाँ पे अब इसने क्या बोला, मतलब जो भी इसके नेटिव्स थे, दैट मींस कंट्री मैन जो थे, जो भी पुर्तगाल से आए थे इसके साथ, जो भी मतलब इंडिया में पुर्तगीज थे, उनको इसने क्या किया, मोटिवेट किया। इसने मोटिवेट क्यों किया? इसने अपने कंट्री मैन को क्या बोला कि तुम क्या करो, अब मैरिज करो। मैरी करो किसके साथ? विद इंडियन विमेन के साथ, इंडियन विमेन के साथ। और यहाँ पे क्या करो, उनको कन्वर्ट कराओ क्रिश्चियनिटी में, और यहाँ पे इंडिया में क्या करो, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करो। तो इस भाई साहब ने यहाँ पे ये, दैट मीन्स क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए, तो इसने अपने कंट्री मैन को क्या बोला कि तुम इंडियन विमेन के साथ क्या करो, मैरिज करो, और यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करो, राइट। तो ये बात भी याद रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में मतलब जब ये वाइसरॉय बना, अब पुर्तगीज के कंट्रोल में, दैट मींस इसके कंट्रोल में जो भी रीजन था इंडिया में, तो इसने वहां पे क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया सती। इसने अबॉलिश कर दिया सती उन रीजन्स में जिस रीजन में ये इसका कंट्रोल एस्टेब्लिश था, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ जी। ठीक है। अब देखो इसी के टाइम पे क्या हुआ था, बंगाल में हुगली एंड बालासोर मेन ट्रेडिंग सेंटर बन चुके थे पुर्तगीज के, ठीक है। बंगाल में हुगली एंड बालासोर जो थे वो ट्रेडिंग सेंटर बन चुके थे पुर्तगीज के, राइट, बंगाल में। ये बात क्लियर? हाँ जी। हाँ। अब देखो इसी के अंडर देखो, रियल फाउंडर रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इसको क्यों बोला गया, क्योंकि इसी के टाइम पे क्या हुआ था, पुर्तगीज ने अपना जो है दैट मीन एस्टेब्लिश कर ली थी अपना डोमिनेशन ओवर द जितना भी आपके पास एशियन कोस्ट था। मतलब यहाँ पे बात करें मलक्का स्टेट से लेके, और वी कैन से जो पर्शियन गल्फ में आप जाके देखना हॉर्मुज स्ट्रेट, ठीक है। अब नेक्स्ट उस पे लिखते हैं, मतलब एल्बिक्यूर के टाइम पे पुर्तगीज ने क्या किया, आज इसके बाद क्लास के बाद ये चेक करना, हॉर्मुज स्ट्रेट, ठीक है। ये पड़ेगी आपके पास पर्शियन गल्फ में। तो पर्शियन गल्फ से लेके जब आप चेक करोगे तो इंडिया में फिर आप ये चेक करना मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। यहां से लेके हॉर्मुज से मलक्का, मलक्का से लेके फिर आपके पास इंडोनेशिया तक, पूरे के पूरे पे किसका कंट्रोल हो चुका था, अब पुर्तगीज का कंट्रोल हो चुका था, राइट। तो ये था आपके पास अल्फांसो डी एल्बिक्यूर। इसके बाद एक और हमें वाइसरॉय याद रखने हैं जिनका नाम था नीनो दे कूना, नीनो दे कूना, ठीक है। ये भाई साहब ने क्या किया था, पुर्तगीज का जो हेडक्वार्टर था, दैट मींस मेन ट्रेडिंग सेंटर जो पहले कोचीन था, जो हमने बात करी किसने किया था, कोचीन में एस्टेब्लिश अल्फांसो ने।
अब अल्फांसो ने जो कोचीन में एस्टेब्लिश किया था, अब कूना ने क्या किया, कोचीन से इसको ट्रांसफर कर दिया कहां पे, गोवा में। तो ये बात यार कि किसने शिफ्ट किया, ठीक है। तो ये थे मेन वाइसरॉय पुर्तगीज के। अब एक दो पॉइंट और याद रख लेना। एक सिस्टम था कार्टेज सिस्टम, कार्टेज सिस्टम, जिसको स्टार्ट किया गया था इन 1502 में। कार्टेज सिस्टम ये पुर्तगीज ने स्टार्ट किया इंडिया में। अब ये कार्टेज जो है मतलब एक पुर्तगीज टर्म है जहां से इसका मीनिंग ओरिजिनेट हुआ, मतलब ये वर्ड हमने अडॉप्ट किया था यहाँ पे और इन्होंने अडॉप्ट किया था कार्टर्स, जिसका मीनिंग होता है लेटर्स। कार्टर्स का मतलब लेटर्स। तो यहाँ पे कार्टेज सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया और स्टार्ट किया पुर्तगीज ने इंडिया में, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या कर रहे थे पुर्तगीज जो है वो क्या कर रहे थे, एक्सट्रैक्ट कर रहे थे मनी फ्रॉम द इंडियन शिप्स। एक्सट्रैक्ट कर रहे थे मनी, मतलब यहां से मनी जो थे वो जनरेट कर रहे थे किससे, इंडियन शिप से। तो अब इसके थ्रू कैसे मनी जनरेट कर रहे थे, तो मतलब यहां पे इन्होंने क्या किया, दिस कार्टेज सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं कि दिस वाज अ नबल ट्रेड लाइसेंस था, नबल ट्रेड लाइसेंस था और वी कैन से पास था, जिसको कौन इशू कर रहा था, पुर्तगीज इशू कर रहे थे। क्योंकि हमने क्या बोला कि इन्होंने मेन एम क्या था कि इंडियन ओशियन पे ब्लू वाटर पॉलिसी अडॉप्ट करी थी कि हमें क्या करना है, इंडियन ओशियन पे पूरा कंट्रोल जो है वो एस्टेब्लिश करना। जैसे पूरा कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया, इन्होंने कार्टेज सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके थ्रू अब इन्होंने क्या कर दिया, एक नवल ट्रेड लाइसेंस और पास जो है इशूड कर दिए, मतलब लाइसेंस इशू करना स्टार्ट कर दिया, जिसके थ्रू अब ये कौन करता था, ये पुर्तगीज करते थे। किसके लिए, इंडियन शिप्स को बोला कि अगर तुम्हें क्या करना है, इंडियन ओशियन से ट्रेड करना है तो तुम्हें ये लाइसेंस फीस जो है, ये लाइसेंस पास जो है ये लेना पड़ेगा, अदरवाइज तुम इंडियन ओशियन से क्या नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते। तो इस सिस्टम को क्या बोला गया, कार्टेज सिस्टम बोला गया। क्लियर, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो ये था आपके हाँ जी, पास पुर्तगीज। बहुत है आज के लिए, फिर कल स्टार्ट करें आगे, हाँ जी, हाँ जी सर। है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डच और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों की बात करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। समझ में आया इतना?